शुक्रवार की शाम जब मैं बाजार के लिए निकला तो मुझे अंदाजा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी रात हो जाएगी। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं थी, मगर सूरज ढलते ही पूरा का पूरा गांव सुनसान हो जाता। सभी घर की खिड़की दरवाजे और यहाँ तक कि लालटेन भी बुझा दी जाती। कहते हैं कि रात होते ही एक चुड़ैल पूरे गांव में घूमती है और जो भी उसका चेहरा देख लेता है वो वहीं मर जाता है। मगर मैंने कभी भी उस चुड़ैल को देखा नहीं, लेकिन गांव वालों के विश्वास ने मुझे भी उस चुड़ैल के अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अभी बाजार से निकलकर अब गांव के बहियार वाले रास्ते पर था और दोनों हाथों में सामान होने के कारण मेरी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक और लाल रंग की पोटली पड़ी नजर आई जो बेहद चमक रही थी। एक पल को उस पोटली ने मेरा ध्यान तो खींचा, मगर मैं जानता था कि इस वक्त किसी भी अनोखी चीज का दिखना ठीक नहीं होता। लिहाजन मैं अब तेज तेज चलने लगा। फिर जब मुझे वही लाल पोटली आगे दिखी तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसी वक्त अपने दोनों झूलों को वहीं सड़क के बीचों बीच छोड़ा और पूरी जान से घर की तरफ भागा। मैं अभी भाग ही रहा था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। उसे देखते ही मैं एकदम से रुका। उसे देखकर जहां मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था तो वहीं अब मेरी आवाज तक बैठ गई थी। दरअसल वो जो कोई भी था उसके बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि पूरे रास्ते में फैले हुए थे। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके हाथ में वही चमकदार लाल पोटली थी जो उसके बालों की तरह ही लाल थी, मानो उसके बालों में ताजा खून लगा हो। वो उस सुनसान रास्ते पर बिना हिले डुले भी इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी की भी जान देखते ही निकल जाए। उस वक्त मेरा भी हाल किसी मुर्दे से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इस बात का था कि मेरी सांसें चल रही थी। मैं अब ना तो हिल पा रहा था और ना ही डर के मारे चीख या चिल्ला पा रहा था कि तभी उसके लाल बालों में हलचल होने लगी। वो रास्ते में फैले सभी बाल मेरी तरफ आने लगे और देखते ही देखते उन सारे बालों ने मुझे नीचे से ऊपर तक ढक लिया। बालों में गिरते ही मेरा दम घुटने लगा और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी गंदे पानी में गले तक डूबा हुआ हूं और आसपास बहुत ही अंधेरा था। तभी मैं जल्दी से उस गंदे पानी से बाहर निकला और चिल्लाया, कोई है? तो मेरी ही आवाज लौटकर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी बंद गुफा या सुरंग जैसी चीज में हूं। वैसे तो मैंने जीने की उम्मीद उसी वक्त छोड़ दी थी जब उसके बाल मेरा दम घोटने लगे थे। करीब करीब 5 से 10 मिनट पागलों की तरह चीखने चिल्लाने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पर मेरी आवाज सिवाय मेरे कोई और नहीं सुनने वाला। अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि यहाँ से कैसे निकल पाऊं। तभी मेरी नजर उसी चमकती हुई लाल पोटली पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ था। मैं उस पोटली को देखते ही वहीं चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मुझे इतना तो पता था अगर पोटली यहाँ पर है तो वो लंबे बालों वाली चुड़ैल यहीं कहीं पर आसपास ही होगी। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप वहीं बैठा ही था कि तभी मेरे कानों में किसी ने कहा, घर लौटना चाहते हो? डर की बात तो ये थी कि वहां पर कोई था ही नहीं। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। पहले तो मैं यही सोचता रह गया कि ये आवाज कहां से आ रही है। फिर जब एक बार फिर वही आवाज आई तो मैंने कहा, हाँ, मुझे यहां से निकलना है। मेरे इतना कहते ही वो बोली, इसके लिए तुम्हें वो लाल पोटली पुराने अस्पताल छोड़नी होगी। साथ ही ये ध्यान रहे कि इस पोटली पर किसी दूसरे की नजर तक ना पड़े। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें उसे भी इस पोटली के साथ साथ पुराने अस्पताल छोड़ना होगा, वो भी कल रात के ढलने से पहले। और तभी उस गंदे पानी में एक हलचल सी होने लगी
देखते ही देखते उस गंदे पानी से उस चुड़ैल के लाल बाल बाहर निकल कर आ गए और मेरे को एक बार फिर ढक लिया और मेरी सांसें एक बार फिर घुटने लगी। इसी बीच मेरी आंख कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी सड़क के किनारे औंधे मुंह गिरा पड़ा था। खुले आसमान के नीचे मुझे राहत मिली और मैं घर जाने के लिए जैसे ही उठा कि मेरी नजर वहीं बगल में रखे उस लाल पोटली पर पड़ी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी मुसीबत टली नहीं है। अब मुझे ये पोटली उस पुराने अस्पताल तक पहुंचाना ही होगा जो यहां से 113 किलोमीटर दूर था, वो भी कल सुबह होने से पहले पहले। ऊपर से ये समस्या थी कि ये पोटली किसी को दिखनी नहीं चाहिए थी, नहीं तो उसे भी साथ में ले जाना होता। मैं ये समझ गया था ऐसे में मुझे रात होने का इंतजार करना होगा ताकि किसी की नजर मुझ पर न पड़े। मगर एक मसला ये भी था कि 113 किलोमीटर का सफर पैदल तो तय नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं किसी की गाड़ी के जुगाड़ में लग गया। रात होने तक तो मैं गांव के बाहर जंगल में ही रुका रहा और रात होते ही मैं जंगल से बाहर निकला। लगभग मैं आधा एक घंटा गाड़ी को ही तलाश करता रहा पर मुझे कोई गाड़ी ही नहीं मिली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे किसी के टेम्पो की आवाज सुनाई दी। सड़क की तरफ देखा तो पाया कि एक टेम्पो वाला टेम्पो रोककर हल्का होने के लिए कुछ दूर चला गया है और मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उस टेम्पो को लेकर 9-2-11 हो गया। अब बस किसी तरह ये लाल पोटली मुझे उस पुराने अस्पताल तक पहुंचानी थी। मैंने अभी लगभग आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक ही मौसम खराब हो गया। जोरों की हवाएं चलने लगी जिस वजह से अब मुझे ड्राइव करने में दिक्कत आने लगी। मैं जैसे तैसे ड्राइव करता रहा और जब 3 किलोमीटर का रास्ता बचा कि मेरी टेम्पो एकदम से पलट गई, वो भी अपने आप ही। टेम्पो के पलटने से मुझे चोट तो लगी मगर उस वक्त मुझे वो लाल पोटली उस पुराने अस्पताल तक कैसे भी पहुंचानी थी। तभी मैं किसी तरह उठा और वो पोटली ढूंढने लगा मगर वो पोटली अब मिल ही नहीं रही थी। तभी मैंने देखा कि कोई बच्चा मेरी पोटली लेकर भागे जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चा इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है। ऊपर से वो मेरी पोटली लेकर क्यों भागा। मैं उस बच्चे के पीछे चिल्लाते हुए भागा और उस बच्चे को लगातार आवाज देते हुए रुकने के लिए कहे जा रहा था मगर वो बच्चा तो रुकने को तैयार ही नहीं था कि तभी वो बच्चा एकदम से रुका और पीछे पलटकर हंसने लगा। उसे उस तरह हंसते देख मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था मगर मुझे उससे वो लाल पोटली तो किसी भी हालत में वापस लेनी ही थी। मैंने उस बच्चे से कहा भी, देखो वो पोटली लौटा दो मुझे, बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। मगर वो बच्चा अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था और तभी उस बच्चे ने अपनी लंबी सी काली जीभ बाहर निकाली। उसकी लंबी काली जीभ बाहर निकालते ही मैं समझ गया कि ये एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। अब तो मेरी हालत ऐसी थी मानो एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई। तभी वो लंबी जीभ वाला बच्चा उस पोटली को वहीं छोड़कर किसी जानवर की तरह मुझ पर झपटा। उसे झपटते देख मैं वहां से भागा मगर उसकी रफ्तार मेरी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। मैं जैसे तैसे मेन रोड पर पहुंचा और मैं जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो लंबी जीभ वाला बच्चा पीछे ही रुक गया है। और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो लंबी जीभ वाला बच्चा वहीं सड़क से कुछ दूर हटकर खड़ा मेरे को घूर रहा था। तभी मैं समझ गया था कि वो सड़क पर नहीं आ सकता, जिस वजह से मैं वहीं खड़ा रहा और उसके जाने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो बच्चा एकदम से गायब हो गया मगर मेरी अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सड़क से उतरकर उस लाल पोटली को लेकर आऊं। मगर कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता।
आखिरकार मैं डरते डरते सड़क से उतरकर पोटली लाने गया। जैसे ही मेरी नजर उस पोटली पर पड़ी तो मैं उस पोटली की ओर भागा और पोटली के उठाते ही वापस सड़क की तरफ दौड़ा। इससे पहले मैं सड़क तक पहुंच पाता कि किसी ने मेरा पांव पकड़ लिया, जिस वजह से मैं एकदम से मुंह के बल गिर पड़ा और मेरे गिरते ही वो लाल पोटली मेरे हाथ से छूटकर सड़क पर जा गिरी। इसी बीच जब मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो पाया कि मेरे पांव में उसी बच्चे की जीभ लिपटी हुई है और वो बच्चा अपना मुंह खोले मेरे को सड़क से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मगर मैंने भी अपना पूरा दम झोंक दिया था सड़क पर वापस आने के लिए। तभी वो लंबी जीभ वाला बच्चा एकदम से मेरा पांव छोड़कर मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी लंबी जीभ मेरे मुंह में घुसा दी। उसकी जीभ डालते ही उसकी काली जीभ लाल हो गई। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा खून भनभनाते हुए बाहर निकले जा रहा हो। तभी अचानक ही उसकी जीभ लाल बालों से लिपट गई, जिस वजह से वह बच्चा जोर से चीखने लगा और वो अपनी जीभ निकालने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी जीभ बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तभी उस बच्चे की जीभ आधी कट गई। जीभ के कटते ही वो वहां से भाग गया और मैं वहीं सड़क के किनारे कुछ देर के लिए वैसे ही पड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने उस कटी हुई जीभ को अपने मुंह से बाहर निकाला और उस जीभ को वहीं पर फेंक दिया। फिर मैंने वो लाल पोटली उठाई और फिर मैं उस पुराने अस्पताल की तरफ चल दिया। अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा था सुबह होने में, जिस वजह से मेरी परेशानी और भी बढ़ गई थी। फिर जब मैं जैसे तैसे पुराने अस्पताल पहुंचा तो तब तक मैं काफी थक चुका था और अभी मुझे अस्पताल के 5वें माले पर जाना था। चूंकि अस्पताल बहुत पहले ही बंद हो चुका था तो वहां पर सिर्फ कचरे के ढेर और सांप कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं बचा था। ऊपर से अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मुझे और भी परेशानी होने वाली थी। फिर जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक ही वहां पर जोरों की हवाएं चलने लगी। मैं किसी तरह आगे बढ़ता रहा, मगर हवाएं इतनी तेज हो गई थीं कि मैं अपना पैर तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मैं अभी दूसरे ही माले तक पहुंचा था कि वहां एकदम से बहुत सारे लोग मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो सारे के सारे मरीजों वाले कपड़े पहने हुए थे। उन सभी मरीजों का उस वीरान पड़े अस्पताल में दिखाई दे जाना मेरे लिए चिंता की बात थी। मैं तुरंत ही तीसरे माले की तरफ भागा और मेरे पीछे वो सारे भूतिया मरीज भी। मैं 5वें मंजिल तक तो कैसे भी करके पहुंच गया, मगर वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसे मैं पोटली थमाता। जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं चिल्लाते हुए बोला, अरे आपका लाल पोटली ले आया हूं मैं, आकर ले जाओ। मैंने इतना कहा ही था कि इसी बीच वो सारे मरीज भी वहां आ पहुंचे और मेरे से वो पोटली छीनकर वहीं फेंक दी और उन सभी ने मेरे को दबोच लिया। वो सारे के सारे भूतिया मरीज मेरी चीरफाड़ करने ही वाले थे कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उस आवाज के आते ही वो सारे मरीज एकदम से वापस नीचे भाग गए। फिर जब मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा लाल सुर्ख था और उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे छाले पड़े थे। तभी उस आदमी ने वो पोटली उठाई और उसे खोला। पोटली को खोलते ही उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं वो आवाज सुनकर हैरान हो गया। फिर उस शैतान ने मुझे अपने पास बुलाया। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं थी उसके जरा भी करीब जाऊं, मगर मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो मेरी ओर झुकते हुए उस शैतान ने अपना हाथ नीचे किया। जब मैंने उसके हाथ में उस खुली पोटली को देखा तो पाया कि उस पोटली में सच में एक बच्चा है जिसका चेहरा भी एकदम लाल है और उसके शरीर पर भी वैसे ही लाल छाले हैं। मैं अभी उस बच्चे को देख ही रहा था कि उस बच्चे ने झटके से अपना हाथ
मेरे मुंह में घुसा दिया और मेरी जीभ खींचकर बाहर निकाल दी। मैं वहीं पर दर्द से छटपटाने लगा। मैं अभी फर्श पर पड़ा छटपटा ही रहा था कि उस शैतान ने मुझे पकड़ा और उस 5वें मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था और उस घटना को 9 महीने बीत चुके हैं। मैं 3 महीने तक अस्पताल में रहा, पर वो सब क्या था और क्यों था, मैंने फिर इस बारे में ना तो जानने की कोशिश की और ना ही मेरी हिम्मत हुई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।